जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को। दोस्तों, महाराष्ट्र के नए चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस बनने वाले हैं, ये डिक्लेयर्ड हो चुका। दोस्तों, आपने मेरी अगर पुरानी वीडियो देखी होंगी तो उसमें मैंने कहा था दोस्तों कि मोस्ट लाइकली देवेंद्र फडणवीस जी ही सीएम बनेंगे। अब दोस्तों आज ये डिक्लेयर हो चुका सबके सामने, और एकनाथ शिंदे जी, अजित पवार जी और देवेंद्र फडणवीस जी ने बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इसके बाद में दोस्तों सभी की सहमति के साथ में देवेंद्र फडणवीस जी को सीएम बनाया गया, उनका नाम। अब दोस्तों कल शपथ ग्रहण होने वाला है, पर दोस्तों ये पूरे जो चुनाव होने के इतने दिनों बाद अब कल ओथ टेकिंग सेरेमनी होने वाली है, शपथ ग्रहण होने वाला है, तो इसके मायने क्यों इतना डिले हुआ, ये सब में सवाल आने वाला है। इनफैक्ट बीजेपी के जो हम सपोर्टर्स हैं, जो एनसीपी अजित दादा के सपोर्टर्स हैं और एकनाथ शिंदे जी के शिवसेना के सपोर्टर्स हैं, इन लोगों के बीच में एक सवाल आया कि भाई इतना टाइम क्यों लग रहा है। तो दोस्तों इसके बीच में एक ही रीजन है, एकनाथ शिंदे जी का थोड़ा जो टेंट्रम्स चल रहे थे वो उन्होंने अपनी मसल फ्लेक्सिंग करने की कोशिश की है। भाई देखिए, सबकी एक इच्छा होती है कि मैं चीफ मिनिस्टर रहा हूं तो मैं और बनूं, कंटिन्यू करूं, लेकिन ये उनकी चली नहीं। अगर मैं आपको बता दूं, बीजेपी के ऑलरेडी 132 का आंकड़ा बीजेपी के पास में, 6 इंडिपेंडेंट ऑलरेडी बीजेपी के साथ में ही है। अब दोस्तों जो शिवसेना एकनाथ शिंदे जी की पार्टी में से जो इनकी टिकट से चुनाव लड़के आए हैं, उसमें 17 कैंडिडेट बीजेपी के ही कैंडिडेट है, क्योंकि उनके पास उतने लोग नहीं थे, तो फिर भी उनके टीम से लड़वाया गया अपने ही लोगों को। फिर अजीत दादा के टीम में से भी कुछ लोग हैं दोस्तों जो इजीली आने को तैयार थे, तो ये तो पता ही था कि बीजेपी अपने दम पे भी बना सकती है। तो एकनाथ शिंदे जी ने, देखिए आइडियोलॉजी बेसिस पे अगर बात करें तो एकनाथ शिंदे जी कभी छोड़ के जाने वाले नहीं थे। कोशिश सब करते क्योंकि उनके भी कार्यकर्ता होते हैं, उनकी भी आकांक्षा होती है कि भाई हमारे एकनाथ शिंदे जी चीफ मिनिस्टर बने। लेकिन इसमें हुआ क्या है, जो महाराष्ट्र महायुति जिस तरीके से जीत के आई ना, लैंडस्लाइड विक्ट्री के, ये एक अपने आप में मिसाल पैदा करता पूरे भारतवर्ष में आने वाले टाइम में कि एक साथ लड़े और चीफ मिनिस्टर भी फटाफट बना दिया, किसी को कोई ईगो की क्लैश नहीं थी। जितने ईगो के क्लैश पहले थे चुनाव के पहले, वो सब सिमट गए दोस्तों। चाहे वो शरद पवार वर्सेस अजीत पवार हो, देवेंद्र फडणवीस वर्सेस शरद पवार हो, या शरद पवार वर्सेस अमित शाह हो, उद्धव ठाकरे वर्सेस एकनाथ शिंदे हो, या बीजेपी वर्सेस कांग्रेस हो, ये सब सेटल हो गया था। तुरंत कर देना चाहिए था इनको ये ऐलान, लेकिन इतनी जो ये टाइम लगा, इसमें सीधा एकनाथ शिंदे जी जो गांव चले गए थे, सतारा चले गए थे, उनकी तबीयत खराब हो गई थी। लेकिन लास्ट में जब डेट पहले से ही बीजेपी ने अनाउंस कर दिया, तब उनको पता चल गया कि भाई अब ये सब करके फायदा नहीं है, चलो। तो कल ही वो गए, अपना चेकअप कराया, सब नॉर्मल आया, और कल रात को मीटिंग अटेंड कर लिया उन्होंने। देवेंद्र फडणवीस जी मिलने भी गए थे। उसके बाद में उनको पता चल गया कि भाई बीजेपी अपने दम पे भाई खींच सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे बढ़िया बाहर में रहे कि अगर करेंगे तो अपना ही वजूद, उनकी एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना का एक डेंट पहुंचता, छवि खराब हो जाती कि आप उद्धव ठाकरे से अलग होके क्यों आए थे, यही करने आए थे, एक साथ सत्ता में रहेंगे और देश की बात करेंगे बाला साहब की आइडियोलॉजी के साथ में। अब दोस्तों इंटरेस्टिंग बात करते हैं, इसमें सबसे बढ़िया जो हुआ, आपको याद है संजय राउत ने जब तो उद्धव ठाकरे ने धोखे से सरकार तोड़ी थी, एनडीए का साथ में बीजेपी को मध्य रास्ते में छोड़ के खुद को चीफ मिनिस्टर बनने की महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए, जब उद्धव ठाकरे आपके पवार और कांग्रेस के साथ में मिलके महाविकास अघाड़ी में चले गए थे और चीफ मिनिस्टर बन गए थे, 2.5 साल के लिए उस बंदे ने पूरी पार्टी खत्म कर दी अपनी। अब इस पर बात करेंगे कैसे। दोस्तों उस वक्त में संजय राउत ने ये ट्वीट किया था, और ये आप भूलिएगा मत कभी, ये देवेंद्र फडणवीस पे मजाक उड़ाया था इन्होंने, ठीक है। ये टके टके के लोग उस टाइम में अपने आप को बड़े तुर्रम खान समझते थे, लेकिन इसकी औकात आज ऐसी रह गई है संजय राउत और उनकी पूरे आका की, उद्धव ठाकरे की टीम की, कि आज उनको कुत्ता भी नहीं पूछने जाता महाराष्ट्र में, ठीक है। सारी हेकड़ी निकल गई इन लोगों की। पब्लिक ने, जनता ने इनको ठुकरा दिया। इन्होंने अपनी आइडियोलॉजी चेंज करके दोस्तों ये दूसरी जगह जाके बैठ गए ना, दूसरों की गोदी में। अब जनता ने इनको दिखा दिया। अब थोड़े दिन बाद, इसके बाद जो 20 सांसद जीत के आए ना, वो भी आ जाएंगे एकनाथ शिंदे जी के पास और बीजेपी के पास, आप देख लीजिएगा ये।
शरद पवार का आपको याद है 10 सीटें जीती थी ना, तो एक बीजेपी में आने को तैयार है, अभी थोड़े दिन में आ जाएगा, और एक अजीत दादा की टीम में आ चुका आज। तो अब अजीत शरद पवार के पास 8 सीटें रही। उद्धव ठाकरे की टीम पूरी खत्म होने वाली है, आप देख लीजिएगा। अब उद्धव ठाकरे के पास में क्या बेनिफिट है अभी पता है? बीएमसी का चुनाव। बीएमसी में उद्धव ठाकरे के मेंबर्स है, ठीक है। अब उसको भी खत्म करने के लिए बीजेपी और एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना और अजीत दादा की एनसीपी लग जाएगी काम पे परसों से ही, आप देख लीजिएगा। शपथ अब इनका नेक्स्ट मुद्दा यही है कि बीएमसी को भी लेना है, और ये बीएमसी जैसे ही महायुति के पास आती है दोस्तों, उद्धव ठाकरे का पॉलिटिकल कैरियर ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। पार्टी खत्म नहीं होती दोस्तों, वो फिर वैसी हालत में पहुंच जाएगी कि वहां से रिवाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। शरद पवार कि जितना इतने साल से जो पॉलिटिकल चाणक्य मीडिया लॉबी में और विरोधियों में और बड़े बड़े एनालिस्ट इनको चाणक्य कहते थे ना, बता दिया गया है इस बार कि अब आप रिटायर हो सकते हैं। 50 साल 40 साल जो आपने राजनीति की है ना, देवेंद्र फडणवीस ने पूरी तरह से दिखा दिया। 10 जन जीत के आए थे, 8 जन अब रह गए हैं, 2 जन, एक जन अजीत दादा की टीम में आ गया और एक जन ऑलरेडी बीजेपी में आने की तैयारी में है। शपथ ग्रहण पूरा होने के बाद में आप देखिएगा उद्धव ठाकरे की टीम में से बहुत जन इधर कूदने वाले हैं। ये लोग खाली राह देख रहे हैं कि एक बार शपथ ग्रहण हो जाए फिर हम आते हैं। पोर्टफोलियो जो बात चल रही है कि 41-42 डिपार्टमेंट जो होंगे, 42-43 डिपार्टमेंट, उसमें से 50% बीजेपी के पास में रहेगा, कुछ अजीत दादा की एनसीपी के पास में रहेगा, अभी बाकी की एकनाथ शिंदे जी की टीम में रहेगा। गृह मंत्रालय बीजेपी अपने पास रखेगी। अर्बन डेवलपमेंट जो है शहरी क्षेत्र का, वो रहेगा आपका एकनाथ शिंदे जी के पास में। फाइनेंस डिपार्टमेंट रहेगा अजीत दादा के टीम पास में, और अजीत दादा डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनेंगे और मोस्ट लाइकली एकनाथ शिंदे जी भी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ही बनेंगे। तो कल शपथ ग्रहण है, नरेंद्र मोदी जी ने इनविटेशन कार्ड छपवा के भी आज बंटवा दिए उन्होंने उनकी पार्टी की तरफ से। अब ये महाराष्ट्र का डिबेट खत्म हो चुका और यही होना था। मैंने अपनी पुरानी वीडियो में भी कहा था। आप लोग दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। हम लोग इंटरनल पॉलिटिक्स एनालिसिस करते हैं और डिस्कस करते हैं, और साथ ही साथ में विदेशी कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं उस पर भी डिस्कस करते हैं। तो आप लोगों का सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। नया चैनल है दोस्तों, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल में। बाकी शपथ ग्रहण समारोह के बाद में ये कुछ मीडिया लेफ्ट लॉबी जो हमारे देश के अंदर थी ना, कांग्रेस शरद पवार की टीम से तो कोई बोला नहीं है, लेकिन कांग्रेस की टीम और संजय राउत जैसे टपरी वाले बोलते हैं ना, संजय राउत अगर पॉलिटिक्स में नहीं होता और भाई कोई नौकरी वोकरी करता रहता ना, 15 से 20 हजार से ज्यादा इसकी सैलरी ना होती, 15 हजार भी शायद कोई रखता इसको। इतना बड़बोलापन इसका ना, आज अहंकारियों को सबको जवाब दे दिया देवेंद्र फडणवीस जी ने। जब वो हारे था तब उन्होंने कहा था मैं समुंदर लौट के वापस आऊंगा, और अब उनका जो कमबैक हो रहा है ना, कमबैक होता है ऐसा हो। और ये पॉलिटिकल सबक है सब पार्टियों के लिए कि आप हारते हो वो महत्व का नहीं है, आप कमबैक कैसे लाइफ में करते हो ना, ये बहुत महत्व की चीज है। तो अब देखते हैं कल क्या होता है दोस्तों। आप लोग प्लीज सब्सक्राइब करिए, इस चैनल को लाइक कीजिए, और आपका कमेंट में कहिए आपका इस बारे में क्या सोचना है, प्लीज कमेंट करके बताइए। जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को। जय हिंद, वंदे मातरम।